सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन एजुकेटर पर वेलकम है। डियर स्टूडेंट्स, देखिए इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट तो हो चुका है और उसके 2 लेक्चर आ भी चुके हैं आप लोग के पास। हम अब उसके आगे के मीन्स जो टॉपिक्स अभी स्किप हो चुके हैं या फिर कह लीजिए जो वेरियस टॉपिक्स हैं उनके बारे में अब डिस्कशन आगे करते हैं, ठीक है। और इसमें इस सिलसिले में देखिए स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम्स लॉ डिस्कस कर लिया था। बहुत कुछ हमने उस पर बात नहीं की थी, सिंपली उनके स्टेटमेंट को और उनके स्टेटमेंट के मैथमेटिकल फॉर्म को हम लोगों ने देखा था कि ओम्स लॉ एक्चुअली था क्या। तो अगर आप देखें तो ओम्स लॉ ये था, उसका मैथमेटिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको दिखाता, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और यहीं से आपने एक रिलेशन निकाला था V इज इक्वल टू I इंटू R। याद है आपको स्टूडेंट्स, ये वो रिलेशंस थे, है ना। इसी को आप जनरली बोलते हैं क्या, ओम्स लॉ, है ना। ओम्स लॉ एक्चुअली ओम्स लॉ है, लेकिन ये ओम्स लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, ठीक है। लेकिन स्टेटमेंट क्या था सो हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर रखा था। तो आज स्टूडेंट्स हम इसके आगे का स्टार्ट करना चाह रहे हैं। यहीं पे देखिए इसके आगे का क्या स्टार्ट होगा वो देखिएगा। ये भी देखिए स्टूडेंट्स, आपको पता था कि ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट क्या था, मीन्स ओम्स लॉ कहता क्या था, वो करंट के डिपेंडेंस को, या वो बताता था ना कि करंट का डिपेंडेंस पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस या पोटेंशियल डिफरेंस पे किस तरीके से है, या यूँ कहिए कि करंट का डिपेंडेंस पोटेंशियल डिफरेंस पे वो क्या करता था, एक्सप्लेन करता था, ठीक है। लेकिन इस दौरान एक नया टर्म हमारे सामने आया। हमने जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को रिमूव किया तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक नया टर्म आया जो कि कैपिटल आर कहलाया। तो उसको कुछ नाम दिया गया था, याद है, इसको नाम दिया गया था, कैपिटल आर को बोला गया था रेसिस्टेंस। क्या बोला गया था स्टूडेंट्स, रेसिस्टेंस बोला गया था। अभी ये रेसिस्टेंस आपका वायर का भी हो सकता है, ठीक है, किसी मेटल का भी हो सकता है, या किसी कंडक्टिंग मटेरियल का भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। मेटल तो खैर कंडक्टर होता ही है। तो रेसिस्टेंस इनमें से किसी भी का भी हो सकता है। इन जनरल हम बार बार वायर को लेकर के अपने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आज स्टूडेंट्स पूरा फोकस रहेंगे, हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे और रेसिस्टेंस के से रिलेटेड और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और इरेज करने वाला, सॉरी। तो आगे स्टूडेंट बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स पहला आपका टर्म आ रहा है हमारा। अब हम स्टार्ट क्या करेंगे, रेसिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट, रेसिस्टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर इसके बाद हम इसके ओरिजिन्स को बताएंगे कि एक्चुअली ये आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिए रेसिस्टेंस क्या है कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, स्टूडेंट्स, है ना, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल ले लीजिए या फिर वायर की बात कर लीजिए, उस कंडक्टिंग मटेरियल या वायर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी की हेल्प से, जिस प्रॉपर्टी की मदद से वो वायर या कंडक्टिंग मटेरियल अपने में से करंट के फ्लो का अपोज करता है, ठीक है, उसी प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, रेसिस्टेंस नाम देते हैं। यानी अगर आप डिफाइन करें इसको तो हम लिखेंगे कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल नहीं कहना ठीक रहेगा यहाँ पे, आई थिंक कंडक्टिंग वायर कहना काफी बेटर होगा। द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स, ड्यू टू विच इट अपोजेज, यानी कंडक्टर अपोज करेगा, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ, ठीक है, इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू, अपोजेज द फ्लो ऑफ करेंट थ्रू इट, है स्टूडेंट्स। यानी कि किसी मटेरियल या कंडक्टिंग वायर या कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिससे वो वायर अपने में से करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देंगे, रेसिस्टेंस नाम देंगे। इसको हम और तरह से भी डिफाइन करेंगे भी, इसके मैथमेटिकल फॉर्म को अगर हम ले लें एक बार के लिए सामने, तो देखिए स्टूडेंट्स, इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल आर, है ना। इसको हम किसे डिनोट कर रहे होते हैं, कैपिटल आर को से डिनोट कर रहे थे, एंड इट्स एसआई यूनिट, अब देखिए इसके एसआई यूनिट के लिए हमें क्या है, हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने ये देखा था V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ पे से R को सेपरेट करें आप तो मिलेगा आपका V अपॉन I, ठीक है।
तो यहाँ से हम यूनिट बता सकते हैं। V यानी कि क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, वोल्ट होती है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इट्स SI यूनिट के लिए अगर बात करें तो वोल्ट अपॉन में आई है, तो यानी कि क्या होना चाहिए, एम्पियर होना चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। या यूँ कहिए कि V बाई ए। तो आपको बता दें वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर वोल्ट पर एम्पियर इस टर्म को एक नाम दिया जाता है ओम, ठीक है। तो यहाँ से ये जो वोल्ट पर एम्पियर आता है इसे को एक आम नाम दिया जाता है ओम, या इसको सिंबल इस फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही स्टूडेंट्स, इस फॉर्म से या फिर थोड़ा इसको और इम्प्रेस कर लेके बना सकते हैं आप, जनरली लोग ऐसे भी बना लेते हैं, बनाने का कोई वो नहीं है ना, हम तो जनरली ऐसे ही बनाते हैं। तो ओम क्या है, तो यानी कि ओम क्या आया, इस रेसिस्टेंस यानी मटेरियल कंडक्टिंग वायर की वह प्रॉपर्टी जिससे वह अपने में से चार्ज के फ्लो का अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, उसका सिंबल ओम होता है, सॉरी उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती क्या है, ओम। और कैलकुलेशन के लिए उसका हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्म उसका मौजूद होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यानी कि यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। इजीली कहा जा सकता है स्टूडेंट्स, ये बोला जा सकता है कि नहीं, देखिए यहाँ से 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। ओके, तो चलो यहाँ से रेजिस्टेंस समझ में आया। यहाँ से आप चाहें तो रेजिस्टेंस को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए इस फॉर्मूले को जरा देखिए, या यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या है, हम बोल सकते हैं कि द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द अमाउंट ऑफ करेंट इज आल्सो नोन एज रेसिस्टेंस। हम इस तरह से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो इसकी एक और डिफिनीशन हम लिख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी इतनी थोड़ी है कि, चलिए अब देखिए जरा इसे इरेज करते हैं, ठीक है, समझ तो आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स क्या है कि अनदर डिफिनीशन की अगर हम बात करें, है ना, अनदर डिफिनीशन में इसकी बात करें तो नेक्स्ट डिफिनीशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ अप्लाइड, ठीक है स्टूडेंट्स, द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द amount of current is called resistance। ये भी कहना बिल्कुल सही होगा, is called resistance, ठीक है, of the something जिसका भी होगा। तो अब यहाँ से भी इसको डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो एक्चुअल डिफिनेशन चलती है वो ऊपर वाले की प्रॉपर्टी मैटर की। तो देखिए रेसिस्टेंस, अब ठीक है आपके सामने रेजिस्टेंस के फॉर्मूले मौजूद है, रेजिस्टेंस होता क्या है डिफाइन करने के तरीके मौजूद है, जरा इसको फील करेंगे ना, अब इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर रेजिस्टेंस क्रिएट कहाँ से हुआ, ठीक है, या आया कहाँ से। तो हम बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस किसी कंडक्टिंग मटेरियल या कंडक्टिंग वायर या कंडक्टिंग मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिससे वह अपने में से चार्ज या करंट के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करता है। अच्छा, अगर ये अपोज करता है और इसके इसी अपोजिशन को एक नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस, तो कैसे, अब किस तरीके से ये अपोज कर रहा होता है देखते हैं। तो नेक्स्ट डिस्कशन होना चाहिए उसी चीज़ का, है, नेक्स्ट डिस्कशन किस चीज़ का होना चाहिए, उसी चीज़ का। तो जरा इसे रीच करते हैं और आगे टर्म की बात कर लेते हैं। चलिए अब देखिए आगे टर्म में क्या हमें देखना है कि होता क्या है जनरली। पहले में देखिए, जैसे अगर मान लीजिए आपका ये है ना कोई कंडक्टिंग वायर है ना, हम कोई सर्कुलर सिलेंड्रिकल वायर ले रहे हैं, जनरली वायर का सेट सिलेंड्रिकल होता ही है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल वायर हमने यहाँ पे ले रखा है। आपको मैंने बताया कि वायर है तो यानी कि मेटल कंडक्टर होगा, और कंडक्टर में मैंने आपको बताया है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से अपना यहाँ मूव कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, कभी कोई इधर मूव कर रहा है, ठीक है, कभी कोई इस डायरेक्शन में जाकर के मूव कर रहा है, कभी कोई इस डायरेक्शन में आकर के मूव कर रहा है। यानी कि यहाँ पे इस मीटर के अंदर, इस मेटालिक वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो मोशन है वो रैंडमली है ना, वो रैंडमली इधर उधर मूवमेंट कर रहे हैं। तो अब होता क्या है देखिए स्टूडेंट्स, चूंकि ये मूवमेंट करेंगे तो कोलिजन भी इनके बीच में होगा ही होगा, है ना, कोलिजन बिटवीन
फ्री इलेक्ट्रॉन ऑकर्स, यानी आपस में टकराएंगे तो उनके बीच में कोलिजन होगा ही होगा। तो अब होता क्या है, जैसे ही हम इस कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने का मतलब ही क्या है, या हम किसी सोर्स यानी कि बैटरी या सेल से क्या कर रहे हैं, चार्ज पास करा रहे हैं इसके दोनों एंड की तरफ। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ से वो जो चार्ज जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ से एक बैटरी यूज़ कर लिया है, सेल यूज़ कर लिया है, तो यहाँ से मैंने पहले बताया था सेल के पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को लो पोटेंशियल बढ़ा जाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ मूव करते हुए ऐसे एंटर करेंगे। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ये वाला जा रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो इसमें एंटर करने वाला है, ठीक है। तो अब देखिए इस इलेक्ट्रॉन के एंटर करते ही एक क्या होगा कि इस कंडक्टिंग वायर के दोनों एंड पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। और आपको पता है कि जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट अप्लाइड हो जाता है दोनों किनारों पर किसी वायर के, तो वहां पे करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस कंडक्टिंग वायर में एंटर करेगा तो इन सारे जो कंडक्टिंग मेटल के या हमारे पास जो कह लीजिए मेटालिक वायर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल जाएगा, यानी कि अभी वे जो रैंडमली मूव कर रहे थे उनका मूवमेंट अब रैंडमली ना होकर के एक फिक्स डायरेक्शन में होने लगेगा, ठीक है। तो और फिक्स डायरेक्शन में होने के साथ साथ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इनके लिए है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे ये खुद कंडक्टिंग वायर क्या करेंगे, कंडक्टिंग वायर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसकी मोशन का अपोज करेंगे, इसको अपने में से पास होने से रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन रोक नहीं पाते हैं क्योंकि हम हाई पोटेंशियल अप्लाई किए होते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसके मूवमेंट को नहीं रोक पाते हैं। लेकिन इनकी टेंडेंसी है, ये टेंडेंसी है कि ये इसके मोशन का अपोज करेंगे। तो इनकी यही टेंडेंसी जिससे उसके मतलब कि अपने में से चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन होगा तो इस पर इस चार्ज पार्टिकल है, तो अपने में से चार्ज के फ्लो का जब ये अपोज करते हैं जिस प्रॉपर्टीज, उसी प्रॉपर्टी को एक्चुअल नाम दिया जाता है रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस का ओरिजिन कहीं ना कहीं यहीं से ही मतलब कॉन्सेप्ट यहीं समझ आता है। तो चूंकि जनरली हम सिंपल सर्किट वगैरह में रेसिस्टेंस को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से डिनोट करते हैं और इनका जो भी यूनिट वगैरह होता है डिस्कशन करते हैं। तो आपको समझ में आया रेजिस्टेंस क्या था, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और एक रेजिस्टेंस के एग्जैक्टली उस पॉइंट को डिफाइन करते हैं। कभी कभी देखिए उस फॉर्मूले से, अच्छा रेजिस्टेंस भी समझ में आ गया आपको। और अब देखिए यहाँ पे हमने ये जो फॉर्मूला ले रखा था R = V/I, ठीक है। अगर हम इफ वी टेक, देखिएगा, इफ वी टेक potential difference, if we take potential difference as 1 volt and amount of current, ठीक है स्टूडेंट्स, and amount of current as 1 ampere, ठीक है, 1 एम्पियर, देन क्या होगा, है ना। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस जो उस कंडक्टिंग वायर के क्रॉस अप्लाइड किया गया उसको अगर हम 1 वोल्ट मान लें, जो अमाउंट ऑफ करंट है उसे भी 1 एम्पियर मान लिया जाए, तो बताओ यहाँ से रेसिस्टेंस क्या आएगा। रेसिस्टेंस = 1 वोल्ट अपॉन में 1 एम्पियर, या यूँ कहिए ये जो रेसिस्टेंस आएगा आपका वह 1 ओम आएगा कि नहीं स्टूडेंट्स, कंफर्म है ये 1 ओम आएगा। तो आज हमने 1 ओम जनरली 1 ओम को डिफाइन भी लोग करते हैं, पूछा भी जाता है बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में जनरली कि 1 ओम है ना, जो बेसिक कॉमन है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट को डिफाइन करना है ना, 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करना, 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करना। तो 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन करेंगे भी तो आपको क्या डेफिनेशन मिलेगी, देखें हम लिखेंगे इसके लिए ना कि if the potential difference across the metallic wire is 1 volt and amount of current flowing through it is 1 ampere, then the resistance is said to be 1 ohm, है ना। आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, तो बोलेंगे हम कि if the potential difference across the ends of wire is 1 volt and current flowing through it is
is 1 ampere, then dear students what? Then resistance is said to be 1 ओम। आई थिंक समझ में आएगा। तो यहाँ से हमने 1 ओम को भी डिफाइन किया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हमने 1 ओम को डिफाइन कर रखा है और ओम्स रेजिस्टेंस के बारे में हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है कि उसको कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, उसकी यूनिट्स वगैरह क्या रखी जाएगी एंड डिफरेंट थिंग्स। तो अब देखिए हम कुछ बातें जान लेते हैं। सॉरी, कुछ बातों में जैसे स्टूडेंट्स क्या है कि देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था करंट के बारे में कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज है ना। तो फ्लो ऑफ चार्ज को जब हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं तो उससे रिगार्डिंग कुछ बातें जान लेते हैं हम। कुछ बातें जैसे क्या है कि अच्छा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, जैसे चार्ज वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है ना। तो हमने इलेक्ट्रिक करंट को स्टूडेंट डिफाइन जब किया था, है ना, क्या बताया था इलेक्ट्रिक करंट को, तो एक्चुअली था क्या, हमने सिंपली बोला था कि द फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, है ना, फ्लो ऑफ चार्ज। और वहाँ हमने डिस्कशन भी कर रखा था कि ये फ्लो ऑफ चार्ज कैसे हो रहे हैं, इनके फ्लो होने का क्या रीज़न है, सारा डिस्कशन हुआ था। तो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो ऑफ चार्ज हमने बताया था। तो यार क्या है कि इसके लिए खास बात हमें जाननी है कि खास बात ये जाननी है कि जो चार्ज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है ना। तो जो चार्ज होता है, चार्ज फॉलो व्हाट, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, उसको ये फॉलो करता है, ठीक है। अच्छा, इसको फॉलो करता है तो इसमें क्या होना चाहिए कि कहीं से भी चार्ज का मतलब कहने का ये चार्ज कहीं से भी डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। मीन्स जितना अमाउंट ऑफ चार्ज किसी मेटालिक कंडक्टिंग वायर में एंटर कर रहा है उतना ही उसके दूसरे एंड से निकलना भी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि नहीं? तो होता ऐसा ही है। क्योंकि क्या होता है, हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हम ये बताना चाह रहे हैं कि मान लीजिए हमारा ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग वे से, यू कह लीजिए, वे तो यहाँ नहीं बोलेंगे, कुछ और ही नाम देंगे। मान लीजिए कि अलग अलग पास से कुछ अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है और वो इस पॉइंट से पास करते हुए यहाँ से वो निकल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए ये एंटरिंग पॉइंट हुआ यही है, कह सकते हैं इस वायर के जो दो एंड थे, वायर तो खैर यहाँ नहीं है, हमने यहाँ पे पाथ बनाया है, तो इसके इस पाथ पे I1 और I2 करंट एंटर कर रहे हैं और यहाँ से करंट I निकल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ ये बताना है कि किसी भी पाथ में, लूप कह लीजिए या फिर पाथ कह लीजिए, लूप तो भी एक क्लोज लूप है नहीं, उसमें क्या होता है, जितना अमाउंट ऑफ करंट एंटर करता है उतना करंट भी बाहर निकलता भी है ना। यानी कि बीच में ये जो कंडक्टिंग पाथ है या फिर वायर है, जो कुछ भी है, वो करंट को किसी भी तरीके का मतलब कि डीके नहीं होने देता है करंट के अमाउंट में। यानी कि जितना उस सोर्स ने पोटेंशियल, जो हमने सोर्स अप्लाइड किया है, उस सोर्स ने जितना करंट प्रोड्यूस किया है वो सारा करंट एक एंड से एंटर करता है तो दूसरे एंड से उतना अमाउंट ऑफ करंट बाहर आता भी है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, ये बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। तो ये तो यानी कि हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, करंट एंटरिंग या यूं कहिए अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग, वो बेटर रहेगा। अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ करंट, है ना, अमाउंट ऑफ करंट अगर एंटर कर रहा है तो उधर निकलेगा भी, लिविंग भी कह सकते हैं, बेटर रहेगा। एंटरिंग या लिविंग या एग्जिस्टिंग कहना सही रहेगा। तो जितना अमाउंट ऑफ करंट किसी एक एंड से एंटर करता है उतना ही अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से निकलता भी है। कोई भी आप पाथ बना लीजिए लाइक दिस, मान लीजिए एक पाथ, इससे करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है। इधर करंट, जो इधर अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है I1 है, इन दिस डायरेक्शन जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, और यहाँ से एक और पाथ मिला जहाँ से करंट I3 पास कर रहा है, ठीक है। तो बताइए इस पॉइंट के लिए यहाँ से एंटरिंग अमाउंट ऑफ करंट कितना है, I है। तो हमने क्या बताया है, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग जो I होगा किसके इक्वल हमेशा आएगा, वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। एक बात स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे साइन का, ठीक है, एक मिनट। स्टूडेंट साइन का क्या ध्यान रखेंगे कि देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि जितना अमाउंट ऑफ करंट आ रहा है वो अलग अलग पाथ से सारे क्या हो रहे हैं, मतलब निकल जा रहे हैं।
कभी कभी चेंजेस ऐसे भी आ सकते हैं कि ये करंट जो इधर एंटर करने के बाद वो लीव कर रहा है, वो उधर से एंटर भी हो सकता है, तो वहाँ पे हमें साइन को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये डायरेक्टली इसलिए जोड़ दे रहे हैं बिकॉज I is a scalar quantity। I is a scalar quantity, यानी कि जो करंट I है वो क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको अलजेब्रिकली ऐड कर पा रहे हैं। और यहाँ पे हमने सभी को पॉजिटिव साइन के साथ इसलिए लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं सारे के सारे करंट इस पॉइंट से क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई ऐसा करंट होता जो यहाँ कुछ इस तरीके का होता डायरेक्शन, मान लीजिए आई अगर इस तरीके का होता, सॉरी डायग्राम मुझे बनाना चाहिए, तो लो डायग्राम में कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, सेम डायग्राम था, तो मान लो आई इधर आ रहा है, इधर से मान लो ये I1 आ रहा है, ठीक, यहाँ से आपका I3 निकल रहा है, I2 भी निकल रहा है। तो देख रहे हैं दो पाथ ऐसे जहाँ से करंट मीन्स यहाँ से करंट एंटर किया, यहाँ से भी करंट एंटर हो रहा है, और यहाँ से, यानी कि I और I1 क्या है, अब एंटरिंग अमाउंट ऑफ करंट हो गए हैं, और जो करंट लीव कर रहा है वो हमारा I2 और I3 है, तो इनका सम बराबर हो गया, यानी कि I प्लस I2 इज इक्वल टू I2 सॉरी I1 होगा ना स्टूडेंट्स, I2 प्लस I3। मेरी बात समझ रहे हैं? या अगर आप सिर्फ I के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू I2 प्लस I3 माइनस I1। क्या बात समझ में आ रही है? आज देखिए यहाँ पे इसमें और इसमें जरा गौर करिएगा, यहाँ पे देखिए I1 का साइन आज नेगेटिव हो गया है, हमने बताया क्यों नेगेटिव बना, क्योंकि अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, अपने साइन को बदल कर, मीन साइन के बदल के ये एंटरिंग की जगह सॉरी लीविंग की जगह एंटर कर रहा है। तो कहने का मतलब आप अप्लाई करेंगे, जितना अमाउंट ऑफ करंट किसी पॉइंट पे किसी एंड पे एंटर करता है, उतना अमाउंट ऑफ करंट वहाँ से क्या होता है स्टूडेंट्स, लीव भी करता है। चलो अच्छा, इस पे न्यूमेरिकल जनरली हम कहें, जैसे कि हम बोल दें कि अगर देखना चाहें तो चूंकि बताएं तो इसे इरेज कर दें। चलिए, तो ये करंट के बारे में जानना जरूरी था कि चूंकि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम उसको अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं, तो हमने सम करके दिखाया। तो कैसे कैसे, जैसे अगर आप बात करें स्टूडेंट्स, तो देखिए अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आपका 20 एम्पियर का, ठीक है, और मान लो ठीक है, यहाँ से मान लो करंट आपका आई आ रहा है, ओके, और यहाँ से करंट जो एंटर बाहर जा रहा है वो 5 एम्पियर का होना चाहिए, और यहाँ पे जो करंट बाहर जा रहा है वो आपका मान लीजिए 3 एम्पियर का है, ठीक है। तो अगर यहाँ से आई की वैल्यू पूछ देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, तो क्या आप बताएंगे यहाँ से, बाय द वे अगर ऐसा कर दिया उसने तो करना कुछ नहीं है, हमें देखना है कि जिस एंड पे जहाँ से करंट एंटर हो रहा है, जहाँ से वो करंट अमाउंट ऑफ करंट निकल रहा है, हम क्या करेंगे देखेंगे। यहाँ पे दो ऐसे करंट है 20 एम्पियर और करंट आई एम्पियर वाले, जो कि क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं। तो देखिए एंटर करने का मतलब क्या है, 20 प्लस आई है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 5 प्लस 3। क्या मेरे पास समझ में आ रही है, यानी 20 प्लस आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर। यहाँ से आई जो आएगा आपको पता है माइनस में आएगा, आई इज इक्वल टू सॉरी माइनस 12 एम्पियर। करंट माइनस होती नहीं जनरली, हम 12 एम्पियर ही लेंगे, बस इसके डायरेक्शन को बताएंगे कि ये क्या कर रही है, यहाँ पे माइनस साइन ये बता रहा है कि ये क्या कर रही है, यहाँ पे एंटर कर रही है। समझ में आ रही बात, ये एंटर कर रही है। अच्छा आप कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, तो फिर इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस का भी अप्रोच रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद एक चीज़ और ये जान लेते हैं कि हमने ये बताया था पिछली क्लास में कि in metals current is flowing, ठीक है, current is flowing through फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात की थी हमने, पहले बताया था कि मेटल्स में जो करंट फ्लो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं। अच्छा मेटल में तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, बाकी में क्या बात करेंगे, बाकी क्या मतलब, जैसे कि अगर हम बात कर लें किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, है ना, हमने कल जब ड्राई सेल डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे ड्राई सेल के डिस्कशन में मैंने बताया था कि अमोनियम क्लोराइड का, है ना, जेली लाइक जैसा सब्सटेंस मौजूद होता है ड्राई सेल में, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर रहा था। तो इलेक्ट्रोलाइट में जनरल स्टूडेंट्स, है ना, इन इलेक्ट्रोलाइट
current is flowing in electrolyte, current is flowing through what? Through चार्ज्ड आयंस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, थ्रू चार्ज्ड आयंस, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यहाँ जनरली चार्ज आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होता है, मीन्स प्रोड्यूस होता है। तो हाँ, ये हमें बताना था इसमें कि भाई मेटल और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह में भी करंट कैसे फ्लो होता है, यानी वहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होते हैं, मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप यहाँ एक बात करें इन सेमीकंडक्टर, जानेंगे आप सेमीकंडक्टर के बारे में, तो सेमीकंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर करंट is flowing, current is flowing through what? Through hole and कोटर नाम देते हैं स्टूडेंट्स, होल एंड कोटर। अभी आपको जाना जाएगा, जब आप सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे वहाँ पे, तो आपको होल और कोटर के बारे में बताया जाएगा। तो कुछ अलग अलग सब्सटेंस हमारे पास हैं, हम उसके हेल्प से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन सब्सटेंस में जो करंट फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है ना। यानी कि वहाँ पे चार्ज कैरियर क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में। इलेक्ट्रोलाइट में चार्ज कैरियर कौन है, चार्ज आयंस है। अगर आप अमोनियम क्लोराइड की बात कर लें पेस्ट वाले में, तो वहाँ पे कौन चार्ज कैरियर बनेगा, NH4 प्लस क्लोराइड है ना, तो Cl माइनस। और स्टूडेंट सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पे जो चार्ज कैरियर होंगे वो चार्ज कैरियर होंगे आपके होल और कोटर। तो चलिए, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट का एक कॉन्सेप्ट था, हमने उसके डिस्कशन किया और कुछ उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट बात लगी उसको हमने बताया। तो अब जरा हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ है ना और रेसिस्टेंस पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चंस की, ठीक है। वैसे तो न्यूमेरिकल्स के नए वीडियोस हम लोग एक सेपरेट वीडियो प्रिपेयर करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ प्रैक्टिस करके अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम अगले टर्म यानी कि रेसिस्टिविटी का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो आइए बात करते हैं हम क्या, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं, आई थिंक होने चाहिए मेरे पास। हाँ, जैसे यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि अ कॉपर वायर, ठीक है, कॉपर वायर ऑफ लेंथ मैंने बताया कि नहीं अभी नहीं, अभी सॉरी स्टूडेंट्स, अभी वो फॉर्मूला आपको समझाना पड़ेगा, अभी इसको रोके रहिए, ये अभी नहीं करना है ना। अभी पहले देखो, रेसिस्टेंस जान गए ना, रेसिस्टेंस होता क्या है, ठीक। अब रेसिस्टेंस की वैल्यू कहीं ना कहीं किसी बात पर डिपेंड करती है, ठीक। अब किन किन बात पर डिपेंड करती है हमें उसको पढ़ना है ना। तो हमारे लिए न्यू हेडिंग होगी डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस। क्या होगी स्टूडेंट, डिपेंडेंस है ना, यहाँ ही रहेगा, डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टेंस है ना। तो रेजिस्टेंस किन किन बातों पे डिपेंड करता है, तो देखिए प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि इट है ना, समझिए जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टिंग वायर मटेरियल का, उसका जो रेजिस्टेंस होता है 3-4 फैक्टर पे, 3-4 बातों पे डिपेंड करता है। वो सारी बातें क्या हैं जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट होगा यहाँ पे, इट इज, या यूँ कहिए, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ है ना, अपॉन द लेंथ ऑफ वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरी बात होती है इट डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पॉइंट की बात कर लें, इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द वायर, या कुछ किस मटेरियल का वायर बना है उसकी नेचर की बात कर रही हैं। और फोर्थ पॉइंट हम बात करने वाले हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप उस वायर के टेम्परेचर को कितना रख रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये कुछ डिपेंडेंस है, अगर हम इनको मैथमेटिकली, यानी कि किसी भी रेजिस्टेंस का जो डिपेंडेंस होता है या वो रेजिस्टेंस, डिपेंडेंस का मतलब समझते हैं क्या है। डिपेंडेंस का मतलब कि ये जिन जिन चीज़ों पे डिपेंड हो रहा है, अगर हम उनमें जरा सा भी चेंज लाएंगे तो इसकी वैल्यू में भी चेंज देखने को मिलेगा। डिपेंडेंस का ही मतलब होता है। तो देखिए ये कैसे लेंथ पे डिपेंड होता है, तो ये क्या होता है, जो रेसिस्टेंस हमने आर से डिनोट किया है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर, ठीक है।
यानी कि किसी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, वो उस वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है, जनरली हम ये कहेंगे, डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे, नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि रो, इसको क्या नाम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये जो नया टर्म ऐसे टेढ़े मतलब टिल्टेड टी में बना रहा हूँ, इसको क्या नाम दिया जाता है, रो। तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो वायर के मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, और वायर के मटेरियल को डिफाइन करने के आगे हम पढ़ेंगे, इसको रेसिस्टिविटी नाम दिया जाता है ना। तो मटेरियल क्या है, जैसे कि वायर के मटेरियल का मतलब, नेचर ऑफ द वायर का मतलब कि वायर किन चीज़ से बना है, कॉपर का वायर है कि एल्युमिनियम का है कि सिल्वर का है कि किन चीज़ का वायर है, मैग्नीन का है, तो जिस चीज़ का वायर है वही नेचर ऑफ मटेरियल, सॉरी नेचर ऑफ वायर है। टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है, यूँ कहिए कि डायरेक्टली ही डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। तो यहाँ से अगर आप इस इक्वेशन मतलब आज इक्वेशन 1 माने इक्वेशन 2 माने, तो 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो R इज रिलेटेड टू लेंथ एंड एरिया, कुछ इस तरीके से वो होगा। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्सरी वाले साइन को रिमूव करेंगे, इन्वर्सरी साइन को रिमूव करेंगे तो कांस्टेंट आएगा, है ना, वो होगा रो L अपॉन ए। देखा आपने, यहाँ पे रो आ गया। रो क्या है आपका, उस वायर का क्या है, उस वायर के मटेरियल का नेचर है, या जिसको एक नाम दिया जाता है स्टूडेंट्स, रेसिस्टिविटी नाम दिया जाता है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे R इज इक्वल टू रो L अपॉन ए आ चुका है। जहाँ पे अगर हम बात करें, R क्या है आपका, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है स्टूडेंट, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। R है आपका रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, L क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है। और ए क्या है स्टूडेंट्स, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये आपका क्रॉस सेक्शन एरिया। एंड स्टूडेंट्स आपका जो बचा क्या, आर एल क्या बचा, रो बचा ना, रो को बोलते हैं रेसिस्टिविटी। अभी इसके बारे में डिस्कशन करेंगे हम, रेसिस्टिविटी के बारे में, फिलहाल इतना जानिए। तो यहाँ से हमने ये देखा कि जो अमाउंट ऑफ करंट, सॉरी जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है, वो ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है जो आपके सामने लिखा हुआ है। यानी कि एक हमारे पास एक और फॉर्मूला सब बन के सामने है, R इक्वल टू रो L अपॉन ए। तो क्या इतनी बात समझ में आई? तो हम चाह रहे हैं कि ये अभी हमारे पास जो R इक्वल टू रो L अपॉन ए फॉर्मूला बना है और एक हमने ओम्स लॉ डिफाइन कर रखा है, तो इन पे एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके बाद हम किसकी डिस्कशन करने चलेंगे, रेसिस्टिविटी के बारे में डिस्कशन करने चलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारा जो इसे इरेज करते हैं, तो इस तरीके से अभी हम लोग रेसिस्टेंस की डिपेंडेंस तक का डिस्कशन कर लिए हैं। अभी क्या करना है न्यूमेरिकल्स देखते हैं, और क्या एक दो न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस होगी क्वेश्चंस की। वैसे तो इसके पहले और भी कई फॉर्मूले हमारे सामने, हमने एक भी प्रैक्टिस नहीं की, तो कोई नहीं, उसको हम वहाँ पे कर लेंगे। मुझे लग रहा है कि एक दो प्रैक्टिस कराते रहें। जैसे यहाँ पे कॉपर वायर ऑफ लेंथ, ठीक है, कॉपर वायर, ठीक है स्टूडेंट, of length 2 meter and cross section area 2 meter and cross section area जो होगा इसका cross section area I think है 1.7 into 10 to the power minus 6 meter square, okay students, and resistance and इसका जो रेसिस्टेंस है इस वायर का, क्योंकि वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, इसका कुछ रेसिस्टेंस कितना है इसका 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। एक्चुअली फाइंड क्या करना है, रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर, रो एल है ना, ए दिया है, एल दिया है, सॉरी ये रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस नहीं इसको देना चाहिए था, यहाँ पे ये इसका रो की वैल्यू दिया हुआ है, रो इक्वल टू इतना ओम इंटू मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रो की वैल्यू दिया है, घबराएंगे नहीं, यहाँ पे रो की वैल्यू दिया है। तो आपसे फाइंड करने को कह रहा है, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ वायर, फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ वायर। देखिए क्या है यहाँ पे, तो वही फॉर्मूला पिछला हमारे पास है, यानी कि कोई कॉपर का वायर है, लेंथ उसका मिला है हमें, क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, और वो वायर का जो
रेसिस्टिविटी है, यानी कि वायर का जो मटेरियल की रेसिस्टिविटी है वो 2 × 10⁻² ओम इंटू मीटर है। तो आपसे उसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है, तो आपके पास फॉर्मूला मौजूद है स्टूडेंट, R = ρL/A। सीधा वैल्यू पुट कर दिया, कुछ इसमें चेंज ही नहीं करना है। रो आपका दिया हुआ है 2 × 10⁻², लेंथ है आपका 2 मीटर, अपन क्रॉस सेक्शन एरिया है 1.7 × 10⁻⁶। साथ में स्टूडेंट देखो यूनिट जरा यूनिट रखो, अपने आप समझ लेगा। रो की यूनिट क्या रखनी है, ओम इंटू मीटर, ओके, इंटू लेंथ है उसकी यूनिट क्या रखनी है, मीटर, अपॉन में एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। साइड में रखेंगे तो पता चलते रहेगा। यहाँ से कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन अगर आप करना भी चाहेंगे तो ये हो जाएगा 4/17 कर लीजिए इंटू 10⁻, डेसिमल शिफ्ट कर दीजिए, -2 है ना तो -6 -7 ये ऊपर चला जाएगा आपका, -7 तो हो जाएगा +7 है तो ऊपर हो जाएगा 5, ठीक है। और ये देखिए मीटर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर कैंसिल कर देगा और आंसर ओम में आएगा। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो आपकी आएगी 0.2349195 है ना, 5 × 10⁵ है, यूँ कहिए आर की जो वैल्यू आएगी 2.35 × 10⁴ ओम। काफ़ी वैल्यू आई है, ठीक है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से इस पे इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, सीधा फॉर्मूले पे स्टूडेंट्स पुट करें और आंसर को गेन करें, ठीक है। जरा मैं एक और क्वेश्चंस लेता हूँ, उसका भी डिस्कस करते हैं, देख लीजिए इसको। चलिए इसे भी रेस कर देते हैं, एक दो हैं इसमें चेंज करते रहते हैं, तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में डिस्कशन करते रहना चाहिए। तो कोई नहीं, अगर न्यूमेरिकल्स देखिए, मैं बाबा कह रहा हूँ कि हम न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, हम पहले टारगेट कर रहे हैं कि हमारी थ्योरी कंप्लीट हो जाए। थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम पूरा न्यूमेरिकल के लिए सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, तो बीच में प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, है ना। तो जिससे अब हमारा एक दो और क्वेश्चन है, आई थिंक होना चाहिए आपका, जो मिल तो रहा है। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है कि इफ resistance of a wire, if resistance of a wire, ठीक है स्टूडेंट, is 10 ohm है ना, and 10 ohm, its length is increases by 2 times by stretching, खींच करके उसको इतना बढ़ा दिया गया है। फाइंड इट्स न्यू रेसिस्टेंस। आपको पता है स्टूडेंट्स कि यार, आपको पता है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ से रिलेटेड रहता है। तो लेंथ को अगर वो डबल कर दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो रेजिस्टेंस तो जरूर कुछ ना कुछ चेंज आएगा, बदलाव तो आएगा ही, उसी चेंज को देखना है। तो हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, क्या क्वेश्चन तो देख ही लिया होगा आप लोगों ने। फॉर्मूला क्या है, R = ρL/A। तो यहाँ पे सिर्फ उन्होंने लेंथ को देखिए क्या किया है, डबल कर दिया है स्ट्रेच करके, लेकिन उन्होंने मटेरियल और क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया। तो अगर उन्होंने ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं दिया है तो मानेंगे कि ये जो वायर है उसका रेसिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, सेम है, ठीक है। उसको जो पहले रेसिस्टेंस मतलब लेंथ इंक्रीज करने से पहले जो वायर का रेसिस्टिविटी और क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वही का वही है जब हम उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 1, ठीक है। इस केस में बताओ, इस केस में यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले ये देख लो गिवन क्या क्या है। कैपिटल आर की वैल्यू दी हुई होगी आपको 10 ओम दी है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 10 ओम दी हुई है, तो अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन करें, यहाँ से अगर वैल्यू रखे हो इक्वेशन 1 में, तो बताइए ρ/L/A जो वैल्यू आएगी वो 10 आएगी कि नहीं। इक्वेशन 2 इसको बोल दीजिए, कंफर्म। अच्छा अब मान लीजिए लेट इट्स न्यू लेंथ इज L' एंड रेसिस्टेंस, ये न्यू रेसिस्टेंस की बात करें, एंड रेसिस्टेंस, ठीक है स्टूडेंट्स, इज R'। अगर आप न्यू लेंथ को L' माने और रेसिस्टेंस को R' माने, तो बताइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L' क्या हो जा रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल हो रहा है, यानी कि जो हमारा L' की वैल्यू है वो 2L के बराबर आ रही है, और हमको R' क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर हम R' और L' के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स हम ये
डिपेंडेंस वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या हमको मिलेगा, आर डैश इज इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन में ए। तो चलिए आगे बढ़िए, रो एल डैश की जगह क्या रखेंगे, 2l अपॉन में ए। तो यहाँ से बताइए जो आपका फॉर्मूला बाहर सामने आ रहा है, आर डैश इज इक्वल टू आएगा 2 टाइम्स ऑफ रो एल अपॉन ए, ठीक है। और ये रो एल अपॉन ए आपने निकाला कितना है, 10, तो यहाँ रख दीजिए, आर डैश इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 10, यानी कि जो वैल्यू आएगी 20 ओम। यानी कि लेंथ को अगर हम इनिशियल से दोगुना करते हैं तो करंट 20 ओम हो जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे, जरा एक चीज इसमें ऑब्जर्व करिए। हमने बताया था कि रेसिस्टेंस क्या है, कैलकुलेशन समझ में आ गया होगा। हमने बताया था कि रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टिंग वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ रहे हैं, अगर हम दो क्वांटिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं तो किसी एक में जितना हम इंक्रीमेंट करते हैं उतना ही इंक्रीमेंट हमारा किस में होता है, उस दूसरे क्वांटिटी में भी। यानी अगर हम इसको हाफ कर रहे हैं तो ये भी हाफ होगा, इसको हम 3 टाइम्स कर रहे हैं तो ये भी 3 टाइम्स होगा, इसको हम 1/5 टाइम्स करेंगे तो इसकी वैल्यू में भी 1/5 टाइम्स की डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगी, है ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो दो क्वांटिटी होते हैं उनमें यही खास बात होती है कि जितना अमाउंट आप इसमें आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे उतना अमाउंट दूसरे में भी घटने या बढ़ने का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस 10 ओम था, शुरुआत में लेंथ L था, लेंथ को हमने डबल किया, यानी कि जैसे ही लेंथ को हमने डबल किया तो कैलकुलेशन के बाद हमने देखा कि रेजिस्टेंस शुरुआत का कितना आ जा रहा है, 20 ओम। ये देखो ना, ये जो R डैश है वो 2 टाइम्स ऑफ R है। तो बताओ लेंथ आपने 2 टाइम्स किया है ना, एल डैश को आपने 12 किया तो उसके करस्पॉन्डिंग आर डैश भी क्या हो गया, 12, ठीक है। इससे ये बात ध्यान रखना, अगर अगली बार तुम एल डैश L/3 करते हो तो जो तुम्हारा आर डैश होगा वो R/3 हो जाएगा। अगर तुम एल डैश को अगली बार 5L करते हो 5L तो जो तुम्हारा आर डैश है वो कितना हो जाएगा, 5R। यही खास बात है, आप जब भी देखेंगे तो अगर वो लेंथ को चेंज कर रहे होंगे क्वेश्चंस में, है ना, कंडक्टिंग वायर के लेंथ को घटा रहे होंगे या बढ़ा रहे होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, है ना। अगर खैर मटेरियल सेम रहा तो होगा ही ऐसा। तो इस तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे, आएंगे आपके सामने दोबारा, फिर हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे और न्यूमेरिकल्स वाले पोर्शन का तो वहाँ पे लाने वाले हैं। तो अब चलिए स्टूडेंट देखिए इसमें इस फॉर्मूले में जरा गौर से देखिए आपको रेजिस्टेंस के बारे में मालूम है ना, एल पता है कि उस कंडक्टिंग वायर का लेंथ है, ए है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। रो भी पता है कि क्या है, रेसिस्टिविटी है। लेकिन रेसिस्टिविटी के बारे में हमने डिस्कशन पढ़ा नहीं अभी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्यों हमारे लिए खास बात है। तो हम क्या करेंगे, जरा इसको भी टारगेट करके क्या डिस्कशन कर लेते हैं, रेसिस्टिविटी के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए अपनी हेडिंग हमारे लिए होगी क्या, रेसिस्टिविटी। तो देखिए रेसिस्टेंस तक का डिस्कशन कर लिए हैं और उस पर एक दो न्यूमेरिकल भी कराया है, तो कोई नहीं। बाकी के न्यूमेरिकल स्टूडेंट जो हमारे ओम्स लॉ पे हैं, है ना, और अमाउंट ऑफ चार्ज पे हैं, और जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाला है हम लाएंगे फिर एक सेपरेट वीडियो, उसमें डिस्कशन किया जाएगा। चलिए तो अब न्यू हेडिंग हमारे लिए होगी रेसिस्टिविटी। ओके चलिए उसे भी पढ़ लेते हैं, खास बात क्या है उसकी। ठीक, तो क्या है रेसिस्टिविटी। उल्टा पीछे करते हैं, रेसिस्टिविटी क्या है। देखिए रेसिस्टेंस क्या था, जरा रेसिस्टेंस को समझिए। रेसिस्टेंस किसी कंडक्टिंग वायर की या कंडक्टिंग मेटल की, है ना, वह प्रॉपर्टी थी जिससे वो अपने अंदर चार्ज या अपने में से चार्ज के फ्लो को अपोज करता था, है ना, करता था। तो रेसिस्टिविटी अब क्या है, रेसिस्टिविटी को डिफाइन करना ही होगा तो हम किसका सहारा लेंगे, रेसिस्टेंस का सहारा लेंगे, है ना। और इसके मीनिंग को कैसे फील करेंगे, कुछ वैल्यूज लिख करके, है ना। और इसकी मीनिंग को जब हम डिफाइन करने वाले होंगे तो वहाँ पे हम बार बार इसकी मीनिंग को डिफाइन करने से पहले इसको हम जोड़ेंगे किससे, कंडक्टिविटी से जोड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए हम यहाँ से R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए जानते हैं। यहाँ से जरा रो को सेपरेट करिए, अलग करिए। तो जो रो से अगर अलग करेंगे तो आएगा R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है। इसकी डिफिनीशन यहीं से करनी पड़ेगी, हमको डिफाइन करनी पड़ेगी। अगर जैसे बोलिए, अगर हम इफ वी टेक क्रॉस
सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर एंड जो वायर का लेंथ है वो भी कितना ले लें 1 मीटर। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर मान लें और वायर का जो लेंथ है उसको क्या ले लें स्टूडेंट्स 1 मीटर ले लें। तो बताओ यहाँ से जो रेसिस्टिविटी आएगी क्या आएगी R इंटू 1 मीटर स्क्वायर। खैर यूनिट अभी नहीं रख रहे हैं 1/1। ठीक है, यूनिट भी यहीं पे रख लेते हैं। चलो यूनिट भी रख लेते हैं। रेसिस्टेंस अभी यूनिट मत रखो, सॉरी बाद में बताएंगे। अभी रेसिस्टिविटी जो आई वो R के बराबर आ गई है, लेकिन इसमें कंडीशन है। ये जो रेसिस्टिविटी R की यानी कि रेसिस्टिविटी रेसिस्टेंस के इक्वल आई है, लेकिन किस केस में जब आपने उस कंडक्टिंग वायर है, कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग मेटल का लेंथ कितना लिया है 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर लिया है। एक पर्टिकुलर केस की बात करें तो यहाँ से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, द resistivity of a substance is numerically equal to the value of resistance of that substance which is 1 meter long and has area of cross section as 1 मीटर स्क्वायर। क्या बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? देखिए, यानी कि रेसिस्टिविटी को अगर डिफाइन करना है आपको तो कैसे बोलेंगे, ये सामने एक्सप्रेशन सामने आपकी स्टेटमेंट है कि जब हम किसी कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग रॉड का लेंथ 1 मीटर ले लें और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी अगर 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो उस केस में उसका जो रेसिस्टेंस होता है वही उसकी रेसिस्टिविटी कहलाती है। तो लेकिन ये तो डिफिनीशन वही ठीक है, लेकिन इसकी मीन्स थॉट कैसे डेवलप करेंगे। जैसे रेजिस्टेंस के लिए थॉट आ रहा था ना कि डिफिनीशन के साथ साथ ये वो प्रॉपर्टी है जिससे वो मेटालिक कंडक्टर है, मेटालिक वायर क्या करेगा, अपने में से चार्ज के फ्लो का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो रेसिस्टिविटी क्या होती है एक्चुअली ना, रेसिस्टिविटी हमें एक वैल्यू देगी, न्यूमेरिकल वैल्यू होगी इसकी, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू से हमें पता चलेगा कि जिस सब्सटेंस है, जिस मेटल है, जिस कंडक्टिंग सब्सटेंस के बारे में ये वैल्यू रहेगी, उससे पता चलेगा कि उसकी कंडक्टिविटी नेचर कैसी है, हाई कंडक्टिंग नेचर है या लो कंडक्टिविटी नेचर है, या यूँ कह लीजिए कि वो बेटर कंडक्टर है या गुड कंडक्टर, ऐसा जो भी नाम दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब एक रेसिस्टिविटी, ऐसे यहाँ से यूनिट नहीं बात की हमने, एक मिनट, है ना। तो अगर यूनिट की बात करेंगे रेसिस्टिविटी की, है ना, अगर बात की जाए यूनिट ऑफ रो, है ना, यूनिट ऑफ रो, तो बताओ रो इक्वल टू है क्या, आर इंटू एल, सॉरी आर इंटू ए अपॉन में एल है स्टूडेंट्स। यहाँ से देखिए आर अपॉन ए, यहाँ से ये कैसे ले लेंगे बताइए। आर रेसिस्टेंस है, उसकी यूनिट ओम इंटू मीटर स्क्वायर एरिया की अपॉन में लेंथ की मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से जो रो की यूनिट आएगी स्टूडेंट वो आएगी ओम इंटू मीटर, है ना, या यूँ कहिए ओम इंटू मीटर, बोलेंगे नहीं इस चीज़ को, ध्यान रहेगा ये बात। तो चलिए अब क्या करते हैं, रेसिस्टिविटी की कुछ वैल्यू है उसको हम लिस्ट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी का एक फैक्ट है, आई थिंक मुझे बता देना चाहिए। चलिए, तो मैं एक बुक में डाटा दिया हुआ है सारा, मैं उसी डाटा को लिस्ट करके उसको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। चलिए, तो इसे इरेज कर देते हैं स्टूडेंट, और इसका इरेजिंग हो जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब क्या है, जैसे कि यहाँ पे लिस्ट इन्होंने बनाया है, बोला है, यहाँ पे नाम रखा है, एनसीईआरटी का लिस्ट है, मटेरियल, ठीक है, और साइड में उनकी रेसिस्टिविटी का कॉलम बनाया है इन्होंने, रेसिस्टिविटी, ठीक है, और नेचर है बाद में बात कर लेंगे, हम इसको नोट करना चाहेंगे यहाँ से लेकर के। तो दिया हुआ है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, ठीक है, नाम दिया है इन्होंने।
सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ठीक है, टंगस्टन है, आई थिंक डब्लू होना चाहिए, ठीक है, टंगस्टन डब्लू होता है, टंगस्टन है, निकल है, आयरन है, ठीक है फ्रेंड, क्रोमियम है, मरकरी है, ठीक है। मैं सारे का नहीं बना रहा हूँ, है ना, उनमें से कुछ छोड़ रहा हूँ, बस समझाने के लिए मैं बनाना चाह रहा हूँ बस। तो सिल्वर की इन्होंने दिया है 1.60 इंटू 10⁻, आई थिंक 8 होगा, हाँ, -8। कॉपर के लिए वैल्यू है वही 1.62 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। इसके लिए है 2 पॉइंट, ठीक है, ये एल्युमिनियम के लिए है तो 2.63 इंटू 10⁻⁻8। और टंगस्टन के लिए अगर बात करें तो टंगस्टन के लिए आपका 5.20 इंटू 10⁻⁻8। निकल की अगर बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, निकल की अगर आप बात कर लें तो वो है आपका 6.84 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा, निकल के बाद अब आयरन आ रहा है तो नीचे आएगा, देख लीजिए, आयरन का आपका 10.0 इंटू 10⁻⁸। क्रोमियम की बात कर लें तो क्रोमियम के लिए उन्होंने लिस्ट किया हुआ है वैल्यू, वो है 12.9 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। और लास्ट आपका मरकरी के लिए 1.84 इंटू 10⁻⁻6। अब देखिए क्या है यहाँ पे, मैं बस बाकी का नहीं बता रहा, ठीक है स्टूडेंट, है उसमें एलॉय और कंडक्टर का भी कॉलम है, उसमें आप देख लेंगे। ये बस हमें रेसिस्टिविटी को मीनिंग बताने की बात की जा रही है। और मैं आपको बताऊं ये सारे के सारे इन्होंने वहाँ पे बोले क्या है, कंडक्टर है, सभी के सभी कंडक्टर हैं। तो उनमें भी कैटेगरी है, कोई गुड कंडक्टर है, कोई उससे बेटर कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर माना जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे ये रेसिस्टिविटी क्या करता है ना, जैसे कि रेसिस्टिविटी की वैल्यू को देख करके हम पता लगाते हैं कि सामने वाला जो हमारा मटेरियल है वो कंडक्टर है, ये एलॉय है या फिर सेमी कंडक्टर है, ठीक है। अगर कंडक्टर है भी तो उसमें कैसा वाला, गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है या बेस्ट कंडक्टर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ लिस्ट किया है सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम और मरकरी को लेकर के। तो इन्होंने बताया कि देखिए सबसे लिस्ट वैल्यू अगर इसमें आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि सिल्वर यानी कि Ag हैज लिस्ट वैल्यू ऑफ रो या ऑफ रेसिस्टिविटी, यानी सिल्वर के पास रेसिस्टिविटी की सबसे कम से कम वैल्यू, देखिए सबसे छोटी यही वैल्यू है, फिर धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो और सब इन कंडक्टर में देखा जाए तो सबसे लिस्ट वैल्यू रेसिस्टिविटी की सिल्वर की है, और सबसे ज़्यादा हाई वैल्यू या सबसे बड़ी वैल्यू मानेंगे तो किसकी है, वो मरकरी की है। तो यहाँ पे देखिए जो जिसकी रेसिस्टिविटी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, सबसे कम होती है, लिस्ट होती है, वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। फैक्ट है, इसको बताया गया, सो हम यहाँ डिस्क्राइब कर रहे हैं यहाँ पे। तो फैक्ट क्या है, इसको फैक्ट नहीं कहेंगे जनरली, सॉरी, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, फैक्ट कहना गलत होगा। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखा गया यहाँ पे, तो सिल्वर के लिए जो आपका रेसिस्टिविटी की वैल्यू मिली है वो मिली है 1.60 × 10⁻⁸, और ये सबसे कम है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ बात लिखेंगे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, मानेंगे इज द बेस्ट कंडक्टर, होना भी चाहिए, क्योंकि खास बात क्या होती है कि ऑन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ रेसिस्टिविटी, कॉमा कंडक्टिविटी डिक्रीजेज, समझ में आई बात। यानी कि जैसे जैसे रेसिस्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाती है उसका करस्पॉन्डिंग सब्सटेंस की कंडक्टिविटी नेचर घटती जाती है। कंडक्टिविटी नेचर घटने का मतलब कि उसमें से जो करंट का फ्लो होना है वो पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, समझ में आ रही बात। तो रेसिस्टिविटी का लिस्ट बनाने का मेन पर्पज हमारा ये था कि यहाँ पे ये समझाना था कि रेसिस्टिविटी का मतलब होता क्या है। रेसिस्टिविटी क्या बताता है, किसी सब्सटेंस के नेचर को, यानी मीन्स रेसिस्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो किसी सब्सटेंस के नेचर को डिफाइन कर रहा होता है कि कंडक्टर है, कि एलॉय है या फिर सेमी कंडक्टर है, ठीक है। तो आगे से ऐसे मीन्स जब आपने मेरिकल्स करेंगे ना, वहाँ रो की वैल्यू जनरली गिवन रहती है, घबराएंगे नहीं उसके लिए। तो देखिए यहाँ पे हमने रेसिस्टिविटी को भी डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स
इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे लिए अभी नेक्स्ट टॉपिक ये हमारे लिए जानना है कि देखिए रेसिस्टिविटी जान लिया हम लोगों ने, रेसिस्टेंस भी जान लिया। अब एक टर्म हम अगला टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, रेसिस्टर। ठीक है, रेसिस्टर के बारे में पढ़ना चाहेंगे और रेसिस्टर को कंबाइन भी करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट ट्रेनिंग में पढ़ते हैं। आई थिंक इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हम न्यूमेरिकल अभी नहीं करा रहे हैं, स्टूडेंट समझ रहे हैं। इसमें पता है रेसिस्टिविटी के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों हम वो पता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं कि क्यों हम जनरली हीटिंग एलिमेंट के लिए नाइक्रोम वायर यूज़ करते हैं, अदर चूनी यूज़ करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए हम लोग जनरली एल्युमिनियम या क्या नाम से कि कॉपर के वायर क्यों यूज़ करते हैं, हम सिल्वर वगैरह क्यों नहीं यूज़ करते हैं। क्योंकि सिल्वर अभी हमने बताया ना कि सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। अगर ये बेस्ट कंडक्टर है तो हमें अपने डेली लाइफ में जो हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन कर रहे हैं, करंट को ट्रांसमिट करने के लिए जो हम वायर बनाते हैं उसको हमें सिल्वर का तब बनाना चाहिए ताकि बेस्ट कंडक्टर है, हमारा करंट प्रॉपरली अच्छे से फ्लो होगा। लेकिन हम बनाते हैं किसका, एल्युमिनियम और कॉपर वगैरह का, जो कि इनसे थोड़े चीप होते हैं, सस्ते होते हैं। तो उसका वजह यही होता है, उनका चीप होना ही क्या है, वही रीज़न है। एक्चुअली वो भी बुरे कंडक्टर नहीं है, सिल्वर और कॉपर भी ऐसा नहीं कि इतने बैड कंडक्टर हैं, वो भी इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन एक बेटर काफ़ी हद तक अच्छा ही करते हैं। लेकिन खास बात उनकी ये होती है कि वे सिल्वर के कंपैरिजन में थोड़े सस्ते होते हैं, चीप होते हैं। इसलिए हम सिल्वर के वायर बनाने की बजाय हम एल्युमिनियम या कॉपर का वायर बना करके काम चला लेते हैं। ठीक है, तो चलिए वो तो फैक्ट की बातें हैं, खैर वो तो क्वेश्चंस वगैरह आते रहेंगे तो डिस्कशन होता रहेगा। तो चलो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं और रेसिस्टर के कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। खैर अब रेसिस्टर, हमने रेसिस्टेंस वगैरह पढ़ा है, अब जरा रेसिस्टर क्या होता है वो भी देख लें। कंट्रोल्स, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट आपके सामने हेडिंग है रेसिस्टर। क्या होते हैं रेसिस्टर? रेसिस्टेंस आपने पढ़ा, रेसिस्टिविटी आपने पढ़ा। ये रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी किसी मटेरियल के कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को बता देते हैं। तो रेसिस्टेंस क्या है, सॉरी रेसिस्टर क्या है? क्या ये भी कोई प्रॉपर्टी को बताएगा, मटेरियल के किसी स्पेशल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रेसिस्टर एक देखिए कंपोनेंट है हमारे इलेक्ट्रिकल जो कह सकते हैं डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं कहना सही होगा, उसकी जगह बोलना होगा हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स हैं, है ना। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स में ये जो रेसिस्टर है वो एक तरीके का डिवाइस है, एक अरेंजमेंट है ना। अरेंजमेंट नहीं सही होगा, डिवाइस कहना सही होगा। रेसिस्टर एक डिवाइस है जो क्या करता है, किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखिए इसके पहले आपने अमीटर को पढ़ा था, तो अमीटर दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले हम लोगों ने देखिए तीन, चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। रेसिस्टर साइड में, अमीटर था हमारा, और बगल में हमने क्या डिस्कशन कल किया था, गैल्वेनोमीटर के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो रेसिस्टर क्या था, हम कहेंगे अ component which is used to control the amount of current through, ठीक है स्टूडेंट्स, which is used to control the amount of current through circuit। ठीक, मैं सारे को लिख रहा हूँ, एक बार सबको समझा रहा हूँ। इसने क्या है, इसका हम क्या यूज कर देते हैं, टू मीजर वैल्यू ऑफ करेंट, ठीक। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता था, टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ स्मॉल करंट या करंट के प्रेजेंस को। तो तीन अलग अलग डिवाइसेस आपके सामने हैं, एक है रेसिस्टर, एमीटर और गैल्वेनोमीटर। हम कह रहे हैं यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट्स रेसिस्टर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन साथ में हम इनको इसलिए बता रहे हैं कि इनका डिफरेंस क्रिएट रहे माइंड में। रेसिस्टर हमारे सर्किट में लगा हुआ कोई एक कंपोनेंट होता है जो हमें ये बताता है, सॉरी जो ये क्या करता है, उस सर्किट में कंट्रोल करता है किसको, अमाउंट ऑफ करंट को, है ना। यानी कि
सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? रेसिस्टर करता है। अमीटर क्या करता है? वो करंट को, सर्किट में जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसको मेजर करके बताता है कि इतना मिली एम्पियर है, इतना माइक्रो एम्पियर है, इतना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। जबकि गैल्वेमीटर क्या करता है? वो सर्किट में करंट के प्रेजेंस को एक्सप्लेन कर, मतलब बताएगा कि इस सर्किट में करंट है, फला सर्किट में करंट है या नहीं है। तीनों का क्लियर हुआ डिफरेंस? तो हम अमीटर गैल्वेमीटर हटाना चाहेंगे क्योंकि हम इसके बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन पहले पढ़े थे, तो एक बार और भी जान लिए तो कोई नहीं, हम इनके फंक्शन का डिसीजन नहीं कर रहे हैं। ओके, चलो रेसिस्टर पता हुआ कि हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है हमारा, जो कि सर्किट में अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज करेगा। तो अब बात आती है कि कैसे इसको हम यूज करेंगे। जैसे बल्ब वगैरह होता है तो क्या करते हैं, इसके टर्मिनल्स को वायर से कनेक्ट करा देते हैं और नॉर्मली ये ग्लो करने लगता है। क्या रेसिस्टर को भी ऐसे करा देना चाहिए? तो देखिए रेसिस्टर को जब हम अपने सर्किट में यूज करने की बात करेंगे, यूज करने का प्लान करेंगे भी, तो हमको इसको एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, एक प्रॉपर वे में इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर वे होता है, जो प्रॉपर अरेंजमेंट होता है जिसमें हम इसको कनेक्ट करते हैं, वो आपका होता है कभी सीरीज में, तो कभी पैरेलल में, तो कभी मिक्स्ड में। अब सीरीज पैरेलल मिक्स्ड ऐसे कोई मतलब फ्रूट या एप्पल तो है नहीं कि सीधा कह दिया समझ में आ जाएगा, उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब समझ आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि it any resistors it can be combined in following ways, it can be combined in following ways। वो वेज क्या क्या है जरा देखेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में भी होता है इनका सीरीज, ठीक है स्टूडेंट्स। वो कॉम्बिनेशन आपका इनका पैरेलल भी हो सकता है, ठीक है, और वो कॉम्बिनेशन इनका मिक्स्ड भी होता है, यानी सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन पूरा। तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन से स्टार्ट करना चाहेंगे, यानी रेसिस्टर का अब हम पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट और कह सकते हैं काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, वो है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। अब जो न्यू हेडिंग होगी स्टूडेंट्स वो हमारे लिए होगी क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। तो रेसिस्टर अगर जान लिए तो उसको कंबाइन करने के तरीके को देखेंगे कि किन किन अलग अलग तरीकों से हम कंबाइन उनको कर सकते हैं, और उस तरह के कॉम्बिनेशन में क्या खास बात होती है वो भी देखेंगे। तो हमारा जो न्यू हेडिंग होगा स्टूडेंट्स वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में हम पहला पढ़ने जा रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या स्टूडेंट पढ़ेंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या है सीरीज कॉम्बिनेशन, अब जरा उसको समझेंगे। देखिए इसमें क्या होता है कि हम रेसिस्टर को इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, जैसे मैं एक बात करूँ सेल की बात, सेल यहाँ पे है, एक और मार्कर मेरे पास है, मैं उसके हेल्प से बताता हूँ। चलिए मार्कर के हेल्प से समझेंगे। जैसे हमारे पास एक दो मार्कर यहाँ मौजूद है हमारे पास, ठीक है, ब्लू और ब्लैक वाले। तो मान लेते हैं कि हमारा ये रेसिस्टर है और एक जैसे दो रेसिस्टर हमने लिया है, तो हर रेसिस्टर के आप देखेंगे दो एंड होंगे, ठीक है, लेफ्ट, आप नाम नहीं देंगे, सिर्फ समझेंगे कि दो एंड होंगे। तो अब हमें क्या करना है, इन रेसिस्टर को हमें अपने सीरीज में यूज करने के लिए ज्वाइन करना पड़ेगा, इनको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या करें हम, सीरीज कॉम्बिनेशन में कैसे ज्वाइनिंग करते हैं वो समझना जरूरी है। सीरीज कॉम्बिनेशन में ज्वाइनिंग करने के लिए स्टूडेंट क्या करते हैं, हम इस रेसिस्टर के, ठीक है, मान लीजिए हमारे पहले रेसिस्टर है, हम मान लीजिए कि अभी दो तीन रेसिस्टर यूज करना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सर्किट में कई सारे रेसिस्टर यूज किए जा सकते हैं, हम तीन को लेकर के बात करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, हम एक रेसिस्टर के एक एंड पर ये जो दूसरे रेसिस्टर का पहला एंड है इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, देख रहे हैं, इसका अगर ये आपका फर्स्ट एंड था, ये सेकेंड एंड था, तो इसके पहले रेसिस्टर का जो सेकेंड एंड है वो सेकेंड रेसिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्ट है। अगर ये इस तरीके से कनेक्शन हो जाएगा तो देखो तीसरा मैं समझा रहा हूँ, तीसरा हो गया, एक और होना चाहिए, और एक क्या होगा, अब इसका जो सेकेंड एंड है उससे इसका फर्स्ट, देख रहे हैं, ये तीनों मार्कर इस तरीके से किस कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं। क्या हमने किया, पहला मार्कर जो ब्लू वाला है इसके हमने सेकेंड एंड को मिडिल वाले रेसिस्टर है, मिडिल वाले मार्कर्स के फर्स्ट एंड से जोड़ा, और मिडिल मार्कर का जो सेकेंड एंड है वो थर्ड वाले के फर्स्ट एंड से जुड़ा। तो इस तरीके से आप ज्वाइनिंग बनाते जाइए इधर लेफ्ट टू राइट काफ़ी दूर तक। तो इस तरीके से जो कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है स्टूडेंट्स वो कैसा मिलेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन मिलेगा। सॉरी गिर गया सारा, तो समझ में आ रहा है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन इसी तरीके से ज्वाइन होंगे। डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे कि
टू और मोर रेसिस्टर्स, टू और मोर रेसिस्टर्स, अभी डायग्राम बना रहे हैं, टू और मोर रेसिस्टर्स आर सेड टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स, आर सेड टू बी इन सीरीज, आर सेड टू बी इन सीरीज if same amount of current, if same amount of current flows through each resistor, समझ में आ रही बात? यानी अगर हर रेसिस्टर से, मान लीजिए 2 रेसिस्टर यूज कर रहे हैं तो 2 की बात करेंगे, 3 कर रहे हैं तो 3 की बात करेंगे, 4 कर रहे हैं तो 4 की बात करें, यानी कि जितने अमाउंट ऑफ रेसिस्टर आप यूज कर रहे हैं, अगर हर रेसिस्टर से करंट की वैल्यू क्या है, सेम फ्लो होगी, तो उस तरह के कॉम्बिनेशन को आप क्या नाम देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। या इसको एक अदर वे में डिफाइन हम कर सकते हैं कि द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर इन विच रेसिस्टर्स आर ज्वाइंड टू ईच अदर end to end, in which resistors are joined to each other end to end, this type of combination is known as series combination। डिफाइन अपने से आपका चाहे तो बना भी सकते हैं। तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो अगर आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा आपका, और डायग्राम क्या, मैं इसको इरेज कर दूँ थोड़ा, मुझे इसको इसके लिए एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा। देखिए हम जब भी क्या करेंगे, कोई भी सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़े चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े, हमारा मेन पर्पस क्या रहेगा कि उस स्पेशल टाइप के कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट फाइंड करना की कोशिश करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, और अगर पॉसिबल हो तो इक्विवेलेंट पोटेंशियल फाइंड करेंगे। यानी हम इन 3 चीज़ों पे मेन फोकस देंगे। किसी भी टाइप का अगर हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट करंट और इक्विवेलेंट पोटेंशियल जरूर कैलकुलेट करें अगर पॉसिबल हो तो। अगर मान लो किसी में करंट कांस्टेंट हो गया तो वहाँ इक्विवेलेंट का कोई बात ही नहीं है, तो हम इन 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे और उससे उसको समझेंगे और उसके लिए एक्सप्रेशन निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर देखें स्टूडेंट्स तो कुछ इस तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। मान लीजिए हम 2 का लेकर के चलते हैं, ठीक है, ये हमारा स्विच है। अगर हम सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं, ये अमाउंट ऑफ करंट आई जा रहा है, ये R1 है, ये R2 है, इसके अक्रॉस V1, इसके अक्रॉस V2, यहाँ से भी आई करंट फ्लो हो रहा है, और ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो स्टूडेंट इसमें क्या होता है, एक्चुअली इसका इक्विवेलेंट सर्किट भी अगर तुमको बनाना हुआ, सर्किट अभी मैं इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्रेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। अच्छा, यहाँ में एज्यूम करना पड़ेगा, एक्सप्रेशन में नहीं बता रहा हूँ, एज्यूम करेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, या लेट अस सपोज दैट the potential difference across resistor R1 is V1 and potential difference across R2 is V2, and the amount of current I flowing through the circuit is also flows through resistor R1 and R2. It means the amount of current flowing through resistor R1 and R2 is same, whereas the potential difference across the resistor R1 and R2 is different। ये बात हम लिख नहीं रहे हैं, ये स्टेटमेंट में आपको इतनी लिखनी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अक्रॉस R1 की बात करते हैं, अक्रॉस R1 बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। अब मुझको बताओ R1 के अक्रॉस अगर ओम्स लॉ अप्लाई करोगे, यहाँ पे आई करंट जा रहा है, यही करंट यहाँ पर भी जाएगा, तो आई है, V1 है, R1 है, तो क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू आई इंटू R1, इसे इक्वेशन 2 मानो, ठीक। अब अक्रॉस R2 स्टूडेंट, ठीक है, अक्रॉस R2 बाई ओम्स लॉ, बाई ओम्स लॉ। बताओ क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू आई इंटू R2 होगा। देख रहे हैं यहाँ पे करंट सेम है, जो सर्किट से करंट फ्लो हो रही है वही इस रेसिस्टर R1 और R2 से भी फ्लो हो रही है। तो अब क्या करेंगे, इस V1 V2 की वैल्यू को उठा के वापस इक्वेशन में रखेंगे। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और ये भी माननी पड़ेगी आपको कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इसका है ना, लेट आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज इक्वल टू कैपिटल R आप मान के चलिए, ठीक है। तो बताओ
यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हम करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट अगर बात करें तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या होना है, v फर्स्ट क्या था, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2, तो v की जगह हम रखेंगे i इंटू कैपिटल R, क्योंकि हमने माना है इसके लिए यार इस पे ओम्स लॉ लगाओ तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R माने हो ना, v1 के लिए क्या लिए हो आप i इंटू R1, v2 के लिए लिए हो आप i इंटू R2, i कॉमन लेके कैंसिल आउट करा दोगे तो कैपिटल R जो आएगा वो आपका आएगा R1 प्लस R2, ठीक है, ये है आपका। बहुत सारा चीज़ हमने नहीं अप्लाई किया इसमें, बीच के इसके पहले आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे कि आपने क्या क्या एजम्पशन किया है। तो आपने देखा जब भी हम दो सीरीज रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ेंगे तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है उन सबके सम के बराबर, यानी कि अगर आप 3 ओम ठीक है 5 ओम और 6 ओम के रेसिस्टर को आप सीरीज में जोड़ेंगे तो जो आपको RS मिलेगा, RS यानी तो क्या मिलेगा 3 + 5 + 6 यानी कह लीजिए 14 ओम का मिलेगा। ये सीरीज में एक खास बात होती है। और खास बात सीरीज की इतना ध्यान रखिएगा, जब दो रेसिस्टर सीरीज में ज्वाइन रहेंगे तो उनमें खास बात क्या, सेम करेंट फ्लोज थ्रू ईच रेसिस्टर, और एक खास बात पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस each resistor is different, क्या होता है वो डिफरेंट होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट इतनी बात खास रहती है कि जब भी हम रेसिस्टर को सीरीज में जोड़ते हैं तो उसमें क्या खास बात होती है कि हर रेसिस्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो होता है वो सेम होता है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सबके अक्रॉस क्या होता है, डिफरेंट होता है। R1 के अक्रॉस V1, R2 के अक्रॉस V2, R3 के अक्रॉस V3, R4 के अक्रॉस V4, इस तरीके से होगा। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर आपको फाइंड करना है सभी को इंडिविजुअली क्या कर दीजिए, सम ऑफ कर दीजिए। सीरीज वाला समझ में आ गया तो ठीक है, सीरीज वाला आ गया तो हम लगभग फिनिशिंग मोड पे हैं। पैरेलल वाले में इसका ठीक अपोजिट होता है, ठीक है स्टूडेंट, पैरेलल वाले में क्या होता है, अपोजिट होता है। तो पैरेलल वाले में कैसी क्या खास बात होती है उसको देख लेते हैं। पैरेलल में ना अगर आप सेकंड देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या करेंगे, दो रेसिस्टर हम लेने वाले हैं, ज्वाइन किया हमने इनको आपस में, अब इनके इंड को हम क्या करेंगे, है ना, कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ये मान लीजिए हमारा R1 है तो ये हमारा क्या है R2, थोड़ा इसको नीचे लाते हैं, R1 और R2 पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ से करंट I फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा और यहाँ पे जो करंट फ्लो होगा वो I2 होगा, यहाँ से I ही फ्लो होकर के आएगा और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा डिफरेंस सेम होगा। ये सर्किट बनाते ही बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो रेसिस्टर पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं तो उन रेसिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। वहाँ पे करंट सेम होता था, लेकिन यहाँ पे सभी रेसिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, लेकिन जो अमाउंट ऑफ करंट है वो क्या होगा, डिफरेंट फ्लो होगा। R1 के अक्रॉस जाएगा I1, R2 के अक्रॉस जाएगा I2, अगर R3 भी होता तो क्या जाता है उसके अक्रॉस R3 करंट फ्लो करता। तो देखिए यहाँ से मैं डायरेक्टली बता दूँ तो आपका जो आप फाइनली कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 होगा, ठीक। और ओम्स लॉ से V इक्वल टू IR से आप I का कैलकुलेशन करेंगे तो V/R आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ हम इसके करस्पॉन्डिंग ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो बताओ क्या मिलेगा, V इक्वल टू IR है ना, तो मिलेगा तुमको V/R। R हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का माना है, I1 के लिए आएगा V/R1, I2 के लिए आएगा V/R2। यहाँ से V कॉमन लेकर के कैंसिल कर सकते हो तो आ जाएगा आपका 1/R1/1 + 1/R2। भी कैलकुलेशन करोगे तो जो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा उनके रेसिप्रोकल के सम के बराबर। तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाल रखा है पैरेलल के बारे में। बाकी जितनी भी बातें बची हुई हैं है ना, अभी इसको यहीं पे रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको बताते हुए हम हीटिंग इफेक्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे।